हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है अम्ल क्षारक लवण में। जैसा कि जानते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th ये चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक लवण, और इसको मैं इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में मैंने ये चैप्टर समाप्त कर दिया है। अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस चैप्टर को भी मैंने समाप्त कर दिया। अब मैं ये चैप्टर समाप्त कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियो देखने की फ्यूचर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, दूसरा वीडियो कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे अच्छा से नॉलेज मिलेगा दोस्तों, कहीं भी भटकने की आपको बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लो। मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, जो मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा है वो मैं आपको पहले समझाता हूं। बिल्कुल डरना नहीं है, बारीकी से मैं सब समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले मैं जानूंगा कि अम्ल, क्षार, लवण इन सब के रासायनिक गुणधर्म। तो उसमें सबसे फर्स्ट हम लिए हैं अम्ल के बारे में। यहां पे जैसा कि लिखा गया अम्ल यानी एसिड। अब इसके हम सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म जान लेते हैं। तो पहला हमारे पास है अम्ल, जो होता है ना वो स्वाद में खट्टा होता है। कभी भी कोई भी इंसान आपसे जब पूछे ना कि भाई अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, तो आप बोलोगे खट्टा होता है, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ, अम्ल अगर आपसे पूछा जाए कोई कि अम्ल आखिर नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। या ऐसे पूछे ऐसे चीज का नाम बताइए या ऐसे यौगिक का नाम बताइए जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या बोलोगे? आम्ल, ठीक है दोस्तों। और थर्ड में हमारे पास है ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। कहने का मतलब जब जल में, यदि अम्ल को जल में मिलाया जाए तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन धन आयन देता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना कि ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास है। अब अम्ल के कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं। तो अम्ल के उदाहरण हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। और थर्ड में हमारे पास CHCOOH यानी एसिटिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। ये एसिटिक अम्ल है। तो ये हमारे अम्ल के उदाहरण हैं। और कुछ जो हमारे लाइफ में यानी जो हमेशा यूज करते रहते हैं वो अम्ल के एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि नींबू है। अब नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और नींबू का आमतौर पे हमेशा दैनिक जीवन में उपयोग करते ही रहते, कभी दाल में डाल करके, मतलब कोई शरबत ही पीता है तो शरबत में ही नींबू यूज कर लेता है, ठीक है दोस्तों। उसमें नींबू का रस, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते यहाँ पे, साथ ही में देख लेते कि सांद्र अम्ल और यहाँ पे तनु अम्ल, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। ये सांद्र अम्ल क्या है और तनु अम्ल क्या है? तो सांद्रण जो अम्ल है इसमें देखिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांद्रण अम्ल। यानी कोई विलयन है जिसमें अगर दोनों को मिला दिया जाए, जल को और किसको, अम्ल को मिला दिया जाए, तो उसमें पूछा भाई ये कौन सा अम्ल है, यानी सांद्रण अम्ल है या तनु अम्ल है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में है तो वो क्या होगा? सांद्रण अम्ल, ठीक है दोस्तों। और जल इसमें कम मात्रा में होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते तनु अम्ल की। तो तनु अम्ल में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि जिसमें अम्ल क्या होगा? अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में, ठीक है दोस्तों। अम्ल क्या होगा? अल्प मात्रा में, और जल क्या होगा? अधिक मात्रा में, उसे हम क्या कहेंगे? तनु अम्ल। तो सांद्रण अम्ल और तनु अम्ल आप समझ गए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये अम्ल के बारे में आप समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे अम्ल के अलावा, जैसे कि क्षारक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम क्षारक लिख लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम जानेंगे क्षारक यानी बेस के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कहने का मतलब अगर इसे आप जीभ पे रखोगे, जैसे कि साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, अगर आप उसको जीभ पे रखोगे तो वो कड़वा लगेगा क्योंकि वो क्षारक होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन रखिएगा मत जीभ पे, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेकंड हमारे पास है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये देखिए क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है तो आप कहोगे भाई क्षारक करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। थर्ड हमारे पास है ये जलीय विलयन में OH
ऋण आयन देता है। OH यानी हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। ये जलीय विलयन, कहने का मतलब जलीय विलयन का मतलब क्या समझे, अगर हम जल में क्षारक को मिलाते हैं तो OH ऋण आयन देता है, कहने का मतलब हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देता है। ओके दोस्तों, तो अब हम समझेंगे, यहाँ पे उदाहरण कुछ लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हमारे पास ये क्षारक के उदाहरण है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, NH4OH ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है दोस्तों। तो NaOH ये जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्षारक, जैसे कई बार क्षारक नहीं, ये मैं क्षार का यहाँ डिफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। कई बार अक्सर एग्जाम में जब पूछा जाता है क्षारक का परिभाषा, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्षार का परिभाषा लिख करके चले आते हैं, तो ऐसे में गलत हो जाता है। तो क्षार का अलग डिफिनेशन है। क्षार किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहलाते हैं। तो एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं, जो ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, तो जल में घुलने वाला क्षारक हमारे पास यहाँ पे ये है NaOH। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये साबुन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, साबुन में पाया जाता है, और ये जल में घुल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षार किसे कहते हैं, तो जल में घुलनशील, घुलनशील का मतलब घुल जाने वाला, कि जल में घुल जाए, गल जाए, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चले, दान दक्षिणा दीजिए ताकि आपका भाई मोटिवेट हो जाए। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बिल्कुल बारीकी से सब समझ में आएगा दोस्तों, पढ़ते चलिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगा, मज़े से पढ़िए, पूरा लेसन पढ़ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा लेसन पढ़ा दिया है, कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप यहाँ देख सकते हैं सूचक। अब मैं आपको बताऊंगा सूचक के बारे में। सूचक के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, आखिर हम सूचक के बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि जानते हैं कि अम्ल, क्षार, लवण ये सब जानते हैं ना, तो भाई अम्ल को हम कैसे पता करते हैं, तो हम उसको चेक करके पता कर लेते हैं कि भाई जो स्वाद में खट्टा होगा वो अम्ल होगा, और जो स्वाद में कड़वा होगा वो क्या होगा, क्षार होगा, यानी क्षारक होगा। तो ऐसे हम पता कर लेते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिसे अगर आप चख लेंगे ना तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका जिस बदन पे पड़ेगा वो जल जाएगा। ऐसा भी रासायनिक पदार्थ है। तो ऐसे में अगर कोई पूछे कि क्या भाई अम्ल, क्षारक, लवण को क्या चख करके पता लगाया जा सकता है, हाँ लगाया तो जा सकता है, लेकिन ये गलत है। चख करके पता लगाना ये गलत है, ऐसे नहीं लगाया जाता। उसको पता लगाने के लिए सूचक दिए जाते हैं। सूचक से क्या होता है कि किसी भी जो पदार्थ अम्ल है, क्षारक है, इन सब का पता लग जाता है सूचक से, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको सूचक के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी देने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। कहने का मतलब समझिए, यानी सूचक जो होता है, जैसे मान लेते हैं एक सूचक ले लेते हैं लिटमस पत्र, ठीक है। तो लिटमस पत्र क्या होता है, कौन अम्ल है कौन क्षारक, उसका पता लगा लेता है कि कौन क्षारक है और कौन अम्ल है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से जैसा कि लिखा गया, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। यानी कोई विलयन है, विलयन क्या है, विलयन उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो कोई भी अगर समांगी मिश्रण है, उसमें अगर लिटमस पत्र गिराते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षारक है, उससे पता लग जाता है, ठीक है दोस्तों। पूरा जानकारी मैं दूंगा डिटेल से, ठीक है दोस्तों। तो ये पता लग जाता है। तो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, यानी पता लगाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। रंग भी बदल जाता है, कलर भी, जैसे कि लिटमस पत्र कभी लाल हो जाता है, कभी नीला हो जाता होता है ना, तो अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने से, ठीक है दोस्तों, वो चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो सूचक का डिफिनेशन है। यदि आपसे पूछा जाए कि सूचक की परिभाषा लिखिए तो आप ये लिख दीजिएगा। लेकिन सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो आप देख सकते हैं सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है प्राकृतिक सूचक,
दूसरा है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम यानी जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम सूचक को हम संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। और थर्ड हमारे पास है गंधकीय सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी सूचक के बारे में हम बारी बारी से एक एक करके हम डिफिनेशन समझेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे की ओर हम चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइक, आपकी जो एक भी लाइक होती है ना, हमको काफ़ी मोटिवेट करते हैं और भी चाहते हैं कि नई नई वीडियो बना के आप लोगों को दे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, सूचक में आता है सबसे पहला हमारे पास आता है प्राकृतिक सूचक। तो हम प्राकृतिक सूचक के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले सूचक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। और प्राकृतिक सूचक कौन कौन है वो मैं आपको बता दूं। उदाहरण में मैंने लिखा, एक है लिटमस पत्र और दूसरा हल्दी, ये दोनों हैं प्राकृतिक सूचक। लिटमस पत्र जो होता है दोस्तों, ये होता है लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, किस पौधे से, लाइकेन के पौधे से लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। और ये हल्दी तो आपको पता है जमीन के अंदर से निकलता है। ठीक है दोस्तों, और हल्दी का खेती तो आमतौर पे हमारे गांव में भी होता है, गांव सब में होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोनों के बारे में समझाता हूं। ये लिटमस पत्र है, यहाँ पहले देखिए अम्ल है और यहाँ क्षारक है। लिटमस पत्र नीला होता है और लाल होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों। तो अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। याद रखिए, अगर कोई नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। ठीक है दोस्तों, अगर यही नीला लिटमस पत्र क्या करता है दोस्तों, याद रखिए, नीला लिटमस पत्र अम्ल जो होता है वो लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें जो लाल लिटमस पत्र होता है, क्षारक क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को क्षारक क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को क्षारक क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हल्दी के बारे में। हल्दी अगर जो होता है, तो हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आ जाए तो इसका रंग पीला ही रहेगा। हल्दी तो पहले से पीला होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हल्दी अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीला का पीला रहेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जैसे कि नींबू से अगर हम कपड़ा धोते हैं तो देखिएगा उसमें जहाँ तक होगा, अगर उसमें संपर्क आएगा तो उड़ने लगेगा, यानी कपड़े में से हटने लगेगा, लेकिन वो पीला का पीले ही रहेगा। याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर हल्दी क्षारक के संपर्क में आ जाता है तो लाल हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कई बार अगर आप सब्जी खाते हैं तो सब्जी में क्या होता है, हल्दी तो रहता है। अगर सब्जी आपके शर्ट में लग जाता है तो उसको अगर आप धोने जाते हैं सर्फ से या साबुन से, तो सर्फ साबुन इससे क्या क्षारक है। ठीक है दोस्तों, इससे अगर धोने जाते हैं और उसके संपर्क में आता है, उस पर घिसोगे ना कपड़े पर, तो वो जो पीला होता है ना वो लाल में बदल जाता है। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी क्षारक के संपर्क में आ जाने से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये आप ध्यान रखना। आइए दोस्तों, इसी तरह हम दूसरा सूचक ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी जिसे मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कृत्रिम सूचक देख सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिखा गया है, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए, यानी रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कृत्रिम सूचक आप हमारे पास देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया पहला फिनोल्फथेलिन। क्या है पहला हमारे पास, फिनोल्फथेलिन, और सेकेंड में हमारे पास है मेथिल। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिनोल्फथेलिन के बारे में। ठीक है, तो अगर फिनोल्फथेलिन क्षारक और अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है वो समझेंगे। अगर दोस्तों फिनोल्फथेलिन क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग गुलाबी कलर के हो जाएगा। याद रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि फिनोल्फथेलिन कौन सा सूचक है तो आप तो पहले बोलोगे कृत्रिम सूचक है,
और फिनोप्थेलिन अगर क्षारक के संपर्क में आ जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा दोस्तों? गुलाबी रंग का। अगर यही फिनोप्थेलिन अम्ल के संपर्क में आता है तो ये बिल्कुल पानी के रंग का होता है, पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, समझिए ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेथिल। मेथिल कौन सा सूचक है? तो ये है कृत्रिम सूचक। ठीक है दोस्तों, और मेथिल जो है क्षारक के संपर्क में आता है तो मेथिल का रंग हो जाता है पीला। ठीक है दोस्तों, और यही मेथिल अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग हो जाता है लाल। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों अगर अच्छी लग रही तो लाइक करते चलना, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है दोस्तों, अब इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से सब समझ में आएगा दोस्तों, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। मेहनत करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, जितना स्टूडेंट्स जुड़ेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों थर्ड सूचक के बारे में। तो चलिए हम थर्ड सूचक ले लेते हैं। अब प्रिय छात्रों, अब बात करेंगे हम तीसरा सूचक के बारे में, यानी गंधीय सूचक के बारे में। चलिए हम गंधीय सूचक की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि डिफिनेशन लिखा गया दोस्तों कि जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। यानी कोई ऐसा पदार्थ हो और वो अम्ल में जाने के बाद या क्षारक में जाने के बाद उसका गंध जो है, सुगंध, वो चेंज हो जाए, बदल जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। आइए उदाहरण के लिए हम कुछ लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है प्याज का रस। अब देखिए प्याज का जो रस होता है अगर अम्ल से मिल जाए, प्याज का रस अम्ल से मिल जाए तो क्या होगा, तीक्ष्ण गंध, यानी उसकी जो गंध है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उसका गंध बढ़ जाएगा। और ये जो प्याज का रस अगर क्षारक से मिलता है तो कोई गंध नहीं देता, इसका गंध खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं वेनिला। वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना दोस्तों, वेनिला फ्लेवर। तो वेनिला जो होता है अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका जो गंध होता है वो समान रहता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल के संपर्क में आने के बाद। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वेनिला जो है अगर क्षारक के संबंध में आ जाएगा तो इसका गंध क्या होगा दोस्तों, खत्म, यानी कोई गंध नहीं होगा। ओके दोस्तों, इसी तरह अब हमारे पास है लौंग का तेल। क्या है, लौंग का तेल। अब लौंग का तेल जो होता है अम्ल के संपर्क में आने से इसका गंध समान रहता है, जैसा वैसा ही रहता है। लेकिन लौंग का तेल अगर क्षारक में आ जाता है तो भाई उसका गंध कुछ नहीं बचता है, सब खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लौंग का तेल कोई भी तेल होता है तो क्या होता है दोस्तों, अगर हमारे कपड़े वगैरह पर गिर जाते हैं तो क्षारक से अगर धोइएगा तो क्या होगा, मतलब साबुन से अगर धोइएगा तो उसका गंध खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों अब हम समझेंगे अम्ल व क्षारकों की रासायनिक गुणधर्म के बारे में, यानी अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म समझेंगे, जिसमें आता है कि अगर कोई धातु, दुनिया की कोई भी धातु हो, अगर अम्ल के संपर्क में आएगा यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या हमें प्राप्त होगा, या कोई भी धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा अम्ल के साथ, अम्ल के साथ यानी कोई धातु, जैसे अम्ल के साथ यहाँ पे धातु अभिक्रिया कर रहा है, कोई भी धातु। ठीक है, कोई भी, सोडियम ले लो, आयरन ले लो। ठीक है, यानी कोई भी धातु। ठीक है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में या कोई भी धातु। तो अम्ल और अम्ल के साथ अगर धातु, कभी भी अगर कोई पूछे आपसे कि अम्ल के साथ अगर धातु अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या याद प्राप्त होता है दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, और उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे अम्ल के साथ लिया, अम्ल उदाहरण में कोई भी अम्ल ले लिया है, फिर धातु में कोई धातु ले लिया, दोनों में अभिक्रिया करके देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों अम्ल में मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और धातु में मैंने लिखा जिंक। ठीक है, और ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो हमें आता है जिंक क्लोराइड, जो कि एक लवण है। जिंक क्लोराइड क्या है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आप समझ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं दोस्तों सेकेंड में कि क्षारक के साथ अभिक्रिया। अगर कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्षारक के साथ अगर कोई धातु अभिक्रिया करता है
तो हमारे पास लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो इसमें भी मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, क्षारक और धातु। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण में लिया, क्षारक के स्थान पे लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु में लिया जिंक। तो ये दोनों मिलकर के हमें क्या प्राप्त है? लवण। लवण यहाँ हमारे पास Na2 और ZnO2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास लवण है, सोडियम, जिंक और ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास लवण है तथा हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ समझने वाली बात है कि अम्ल के साथ भी अगर धातु को अभिक्रिया की है तो हाइड्रोजन गैस निकला। क्षारक के भी साथ अगर अभिक्रिया किए तो हमारे पास क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस निकला। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो गैस जो निकल रहा है ये हाइड्रोजन गैस है? तो इसको समझने के लिए आइए मैं आप क्रियाकलाप करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों अब हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करने के लिए यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। मैं तो कोई चित्रकार हूँ नहीं, लेकिन बना दिया हूँ। अगर गलती हो गया तो भाई माफ़ कर लेना। यहाँ आप जो फिगर देख रहे हो भाई, ये जो फिगर है ना, ये आपके NCERT के बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो लिखा गया हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी थोड़ा सा इसका आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जैसे गैस सिलेंडर होता है और चूल्हा पे लगाते हैं गैस खोल करके और उसमें लाइटर लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कैसा आवाज़ निकलता है, पॉप की ध्वनि निकलता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ भी निकलता है। तो यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड में यहाँ पे एक आप देख सकते हैं बीकर लगा गया है, ये लंबा बीकर है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी बीकर लगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस बीकर में आप देखिए जिंक और HCl यानी जिंक हमारा जो कि धातु है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जिंक के छोटे छोटे दाने हैं हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी मिश्रित है। तो दोनों जब मिलता है तो मिलने के बाद क्या होता है? उत्पन्न हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जिंक और HCl अम्ल अगर दोनों साथ में अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। और वो जो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो इस पाइप के द्वारा कहाँ जाता है? इस बीकर में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बीकर में अगर पानी जो यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? जल है। ठीक है दोस्तों, और इस जल में जो हाइड्रोजन गैस आएगा, क्या वो गैस क्या इस पानी के अंदर टिक पाएगा? नहीं, ये बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि ये बहुत हल्का गैस होता है और ज्वलनशील गैस होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो बाहर निकलता है और जो ही मोमबत्ती का जब ये जो जलती हुई मोमबत्ती इसके सामने रखते हैं तो उसमें आग पकड़ लेता है और पॉप की ध्वनि निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम पता लगाया जा सकता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो आपने देखा हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते लिखा गया है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट। दोस्तों मैं बता दूं कि धातु बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया आपके बुक में सिर्फ दिया होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैंने लिख दिया कि धातु बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों साथ साथ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होंगे। ठीक है दोस्तों, के साथ अभिक्रिया ये हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, यानी अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है वो हम जानेंगे, तथा ये जो अम्ल है वो धातु बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है वो हम समझेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि अम्ल जो है, ये जो अम्ल हमारे पास है वो धातु कार्बोनेट, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट मतलब जैसे कि धातु कोई भी धातु लेकर के उसमें कार्बोनेट जैसे CO3 जोड़ दीजिएगा तो वो कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी धातु कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल के साथ यदि कोई धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? लवण और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यह हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर धातु जैसे अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमेशा याद रखना लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे नीचे लिया है कि जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने लिया और इसके साथ Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट,
ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में आप देख सकते हैं NaCl जो नमक है यानी ये लवण है, ये क्या है, लवण है। ठीक है दोस्तों, और ये जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और ये हमारे पास लिक्विड जो कि H2O जल है। तो ये हमें प्राप्त होता है इन दोनों के अभिक्रिया से। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट दोनों मिलकर के अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड, CO2 और H2O ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेन टॉपिक आपके ये है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो याद रखना लवण, CO2 और जल प्राप्त होता है। इसी तरह सेकंड में आप देख सकते हैं कि लिखा गया कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट, यानी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेट की जगह पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और CO2 और जल यही प्राप्त होता है, जो मैंने ऊपर लिखा वही सेम प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि अम्ल अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, लवण, CO2 और जल, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो हमें NaCl यानी जो कि नमक है, सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये लवण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो NaCl और CO2 और हाइड्रो यानी H2O ये जल हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमें समझ में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्षारक है वो धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्या अभिक्रिया करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। क्षारक नहीं करता, अम्ल तो करता है। देखें अम्ल ने क्या किया, धातु कार्बोनेट के भी साथ अभिक्रिया किया और धातु बाइकार्बोनेट के भी साथ अभिक्रिया किया। लेकिन क्षारक है जो ना तो धातु कार्बोनेट और ना धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना यदि आपसे कोई पूछे कि क्या क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं जी, नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अब इसमें समझने वाली बात है कि दोनों में यहाँ पे गैस प्राप्त हुए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो गैस प्राप्त हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आइए कार्बन डाइऑक्साइड का हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे इसकी जानकारी लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं अब हम बात करेंगे CO2 का परीक्षण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण को बताएं तो इस तरह से बताएंगे। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 को अगर चूने के पानी से प्रवाहित यानी चूने के पानी में मिलाने पर क्या होता है, पानी दूधिया हो जाता है, यानी वाइट कलर, सफ़ेद कलर का हो जाता है, पानी दूध के कलर का हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा इस प्रकार समझेंगे जैसे कि CaOH का होल्ड वाइज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पास क्या है, तो यही हमारे पास चूने का पानी है। ये जो चूने का पानी देख रहे हैं तो यही हमारे पास यहाँ है CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी, देखिए चूने के पानी है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया करता है तो हमारे पास क्या, पानी दूधिया हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CaCO3 जो सफ़ेद कलर का होता है और H2 यानी जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे जल आता है। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट क्या सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल आता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होता रहे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से चूने के पानी मिला रहा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रोका नहीं जाए यानी अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा, तो देख लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक यहाँ पे जोड़ते जाएं तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट और H2 जल, और यहाँ पे कह रहा है कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित यानी इसके अंदर और भी देता जाए। तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देते रहेंगे हमेशा तो ये क्या होगा, हमारे पास जो प्राप्त होगा ये CaHCO3
का हॉल्टवाइज, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, जो कि ये इसका कलरलेस हो जाता है, यानी मतलब कोई कलर नहीं होता, ये पानी के रंग का होता है, यानी कोई कलर नहीं रहता है। अगर आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा देते रहेंगे तो ये रंग प्राप्त हो जाएगा, यानी कलरलेस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो दूधिया में नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रोक दिया जाए तो हमें फिर दूधिया प्राप्त हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम में आप देख लीजिए, मैं डायग्राम भी समझा देता हूँ आपको, समझे। तो यहाँ पे ये स्टैंड है और ये प्रखनली है, ये भी प्रखनली है, और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये आपको निकासी प्रखनली है, जिससे मतलब कि निकासी मतलब रास्ता, ठीक है, कोई भी चीज़ का जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे देख रही है, हमारे पास है जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट और HCl दोनों मिलकर के जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, ये आगे जा करके, यानी ये जो डंटी होती है हिलाने वाला, दोनों हिला करके अभिक्रिया करते हैं, तो ये पाइप होकर के यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे क्या होता है, चूने का पानी होता है, और ये चूने का पानी क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, यानी दूधिया हो जाता है, जिसे सूत्र मैंने लिखा कि CaOH का हॉल्टवाइज, ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण बताइए, तो आप ये वाला ऐसे करके लिख देंगे, आपका नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, काफ़ी बेहतर रहेगा, स्क्रीनशॉट ले रहेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी जब अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर के अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा मैंने अम्ल प्लस क्षारक, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि अगर अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो लवण और जल प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ये क्या है, अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। क्षारक कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, NaOH। तो ये दोनों जब अभिक्रिया करता है आपस में परस्पर, तो ये क्या है, हमें लवण प्राप्त होता है। लवण कौन सा, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक नमक होता है, ठीक है दोस्तों, साधारण नमक NaCl, ठीक है, ये लवण प्राप्त होता है, और साथ ही में हमें क्या प्राप्त होता है, जल, यानी H2O प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास आया अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। और मैं आपको बता दूं, जब अम्ल और क्षारक परस्पर यानी एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ये देखिए, समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात है कि जब अम्ल और क्षारक, ठीक है, परस्पर यानी एक दूसरे के बीच परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर, यानी ये जो HCl और NaOH यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों अपना प्रभाव खत्म कर देता है। और जब यानी जैसे ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता, ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता, ये दोनों अभिक्रिया करके अपना प्रभाव ही नहीं दिखाता, बल्कि ये लवण निर्माण कर देता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है, और जल देता है। ये होता है दोस्तों, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, जल का निर्माण कर इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह बात आपको बारीकी से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दोस्तों अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो प्रिय छात्रों अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड वह कहलाता है जिसमें धातु में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसे धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कॉपर है, Cu क्या है, कॉपर है, और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ये हो जाएगा हमारे पास धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मान लेते सोडियम है,
Na और यहाँ पे O जोड़ दिया जाए यानी सोडियम ऑक्साइड, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, धात्विक ऑक्साइड दोनों। ठीक है दोस्तों, और धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारक प्रवृत्ति की होती है, यानी धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ अभिक्रिया करके। यहाँ मैंने लिया धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, लवण तथा जल प्राप्त हुआ। यदि आपसे कोई पूछे कि धात्विक ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो वो होता है लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिए हैं कॉपर ऑक्साइड CO, ठीक है, जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है, और जोड़ का निशान लगा के अम्ल लिए हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया किया तो हमारे पास आया CuCl यानी कॉपर क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अभी जो कॉपर क्लोराइड आया प्लस में जल का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। याद रखना कि अगर कॉपर क्लोराइड किसी विलयन में बनता है तो उसका जो विलयन होता है उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग जो होता है ना भाई नीला हो जाता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना। ठीक है दोस्तों, अब ये इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो आइए हम दोस्तों अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। भाई जो अधात्विक ऑक्साइड ये क्या है ना, तो भाई अधात्विक ऑक्साइड यानी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे हम अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अधातु कार्बन लेते हैं, अब इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों, तो ये होता है अम्ल प्रवृत्ति। कैसा होता है, अम्ल, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब हम उदाहरण के लिए यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले देखिए कि क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। याद रखना, क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड हमें जब दोनों अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। इसी तरह एग्जाम्पल में मैंने लिया, एग्जाम्पल में कि CaOH का होल ट्वाइज, Ca×OH का होल ट्वाइज, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि शुष्क बुझा हुआ चूना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया किया, ये देख सकते हैं धात्विक ऑक्साइड, जो कि धात्विक ऑक्साइड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया किया तो हमें प्राप्त है लवण, और लवण यहाँ पे क्या है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे प्राप्त हुआ जल H2O। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्राप्त हुआ। तो आशा करता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी जलीय विलयन में अम्ल कैसा अभिक्रिया करेगा और क्षारक कैसा अभिक्रिया करेगा वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अम्ल की हम विशेष चर्चा करते हैं। पहले जैसा कि लिखा है फर्स्ट में कि जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन जो है प्लस देख रहे हैं इसको हम धन आयन बोलेंगे, हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करता है, हाइड्रोजन, ये जो प्लस देख रहे हैं इसको धन आयन बोलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करता है। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड में हमारे पास है कि हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई होता है। इसको अस्थाई कब किया जाता है, जब हमारे पास हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, तब ये अस्थाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया H3O का धन आयन। ठीक है दोस्तों, H3O धन आयन, ये हमारे पास क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन जो है तो इसका निर्माण कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन धन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन धन आयन तथा जल के निर्माण से, मतलब इन दोनों के मेल से क्या बनता है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। ओके दोस्तों, ये हमारे पास बनता है। तो आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्षारक की बात करते हैं।
सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं क्षारक के साथ अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्षारक जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन बनाते हैं, यानी OH यानी हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। याद रखना, क्षारक जल की उपस्थिति में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन, यानी OH का ऋण आयन हमें देता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जल के साथ, यानी कोई जल है और जल में अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है पहला, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। हाँ, याद रखना कि हमेशा अम्ल व क्षारक को किस में मिलाना है, जल में मिलाना चाहिए। ये नहीं कि पहले से अम्ल व क्षारक पहले से है उसमें जल डाल दे, तो ऐसा करोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झाग बन करके ऊपर निकलेगा और आपके बॉडी पे पड़ सकता है और जला दे सकता है, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसीलिए मतलब अकेले ही मत करें, टीचर की सहायता से ही करें ये सब, ठीक है। तो हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, एकदम बारीकी से समझिए, धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कभी भी फ्यूचर में अम्ल हो या क्षारक हो उसमें डायरेक्ट जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अम्ल और क्षारक को जल में डालो, ना कि जल को अम्ल व क्षारक में डालो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सेकंड है, यह प्रक्रिया बहुत उष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच का जो पात्र होता है, पात्र को हमेशा हिलाते रहना चाहिए। अगर आप इस जो भी प्रक्रिया करते हैं जल के साथ अम्ल को मिलाते हैं तो उसमें क्या होगा, जो कांच का बर्तन को धीरे धीरे हिलाते ही रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है कांच का बर्तन टूट जाए, है ना, फूट जाए और आपके ऊपर लग जाए और आपको हानि पहुंचा दे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ जानकारी है वो मैं आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं अम्ल व क्षारकों की प्रबलता। कहने का मतलब कि कौन सा अम्ल प्रबल है या दुर्बल है। प्रबल यानी पावरफुल है और दुर्बल यानी कमजोर है, ठीक है दोस्तों, उसकी बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ लिखा गया कि अम्ल व क्षारकों की प्रबलता, इसमें यही हम जानकारी लेंगे कि कौन सा अम्ल पावरफुल है यानी प्रबल है, दुर्बल है, और कौन सा क्षारक प्रबल है या दुर्बल है उसकी हम पता करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि लिखा गया यहाँ पे, किसी क्षारक या अम्ल, ठीक है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन धन आयन, प्लस जो देख रहे हैं उसको धन आयन, यानी हाइड्रोजन धन आयन या हाइड्रोक्साइड ऋण आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता का मतलब हुआ कि प्रतिशत पर निर्भर करता है, कि इसका प्रतिशत कितना और इसका प्रतिशत कितना है, उस पर निर्भर करता है, ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि अम्लों व क्षारकों की प्रबलता यानी कौन प्रबल है दुर्बल है, जो किस पर निर्भर करता है, तो भाई याद रखना कि हाइड्रोजन के आयन तथा हाइड्रोक्साइड के ऋण आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, ये याद रखना, यानी प्रतिशत पर निर्भर करता है। अब यहाँ सेकेंड स्टेप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी कमजोर है या कौन पावरफुल है, उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा सूचक है। सूचक तो बहुत सारे हैं, जैसा कि सूचक 3 प्रकार के मैंने पीछे बताया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एक सूचक है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक, तो सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखना कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, तो सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ये सार्वत्रिक सूचक है क्या, सार्वत्रिक सूचक क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सार्वत्रिक सूचक जो है यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, सूचकों का मिश्रण होता है। जैसा कि जानते हैं कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, है ना, तो सूचक के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया है पीछे, ठीक है। तो यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यानी कई सूचक जो होते हैं उनके मिलाने से बनता है, ठीक है, मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भिन्न, यानी हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन यानी H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को भी दर्शाता है, यानी विभिन्न रंगों में दर्शाता है, ये याद रखना, ना कि हाइड्रोक्साइड ऋण आयन लेता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप समझ गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह समझ में आ गई दोस्तों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं पीएच स्केल के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि पीएच स्केल से हमें पता लगता है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। ठीक है दोस्तों, अगर 7 पीएच मान अगर 7 है, 7 के बराबर है, तो समझिए उसको हम क्या कहेंगे, उदासीन, जो कि एक लवण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 7 के बराबर है पीएच मान तो वो उदासीन होगा। अगर 7 से कम, 7 से अधिक, यानी 8, 9, 10 जितना भी हो, 7 से अधिक होगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और 7 से जितना भी पीएच मान कम होगा वो सब क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ये बात आप ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 के बराबर है तो वो उदासीन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बता दी। आइए दोस्तों, अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, अब हम जानेंगे यहाँ दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। जी हाँ, पीएच मान का महत्व हम समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की क्षमता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसका महत्व समझते हैं। पहला, हमारा शरीर जो होता है ना, 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। जी हाँ, 7 से 7.8 के पीएच यानी पारस के बीच कार्य करता है। याद रखना, अगर 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच मान हमारे शरीर का, तो समझिए हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारे कई तरह के रोग हो जाएंगे हमें शरीर में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। सेकंड हमारे पास है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। जी हाँ, और आजकल अम्लीय वर्षा जोर शोर से बरस रही है। अम्लीय वर्षा के कारण ही क्या होता है दोस्तों, ये जो अपना ताजमहल आगरा में जो है ना, वो पहले क्या था, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन अब वो पीला पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अम्लीय वर्षा के कारण ही उसका कलर उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड यानी थर्ड में हमारे पास है, यहाँ लिखा है कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब जैसे कि हमारे मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत जो होता है ना, वो गलना स्टार्ट हो जाता है, वो दांत खराब होने लगता है। तो इसको बचने के लिए क्या करना है, जब आप खाना खाते हैं तो उसी समय, मतलब खाना खाने के बाद भी आप ब्रश कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी दिन में 2 बार कीजिए तो बेहतर रहेगा। समय समय पर गलगला कीजिए, जिसको कुल्ला कहते हैं, वो कीजिए। चौथा हमारे पास है, मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। जैसे मधुमक्खी हमें डंक मारती है, तो डंक मारने पर हमारी बॉडी में अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल का नाम है मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल क्या करता है, अपन का जो सेल होता है, अपने का सेल जो होता है बॉडी का यानी कोशिका, उसमें क्या करता है, हमारे जलन व दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, छठे नंबर में हमारे पास है कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यहाँ तो कोई पीएच निश्चित नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पौधों जो होता है वो अपनी उपज जो होती है तो सबका अलग अलग पीएच होता है, सब अलग अलग पीएच पर उपज होती है। कोई से 4 से 5 पर अच्छा खासा उपज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी पीएच का महत्व दैनिक जीवन में। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास है लवण। लवण का जो निर्माण होता है वो किससे मिलकर के होता है, अम्ल और क्षारक से मिलकर के होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन हम सब चर्चा करेंगे। जैसे कि अम्ल और क्षारक से मिलकर के क्या बनता है, लवण। तो अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण, और साथ में साथ जल भी बनता है। ठीक है दोस्तों, जल भी निकलता है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बना है, एक लवण, जो कि यहाँ पे लवण हमारे पास है सोडियम क्लोरीन।
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे जल हमारे पास है H2O जो कि लिक्विड है। और दोस्तों यहाँ पे लवण कोई एक पार्टिकुलर नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि लवण से रसायनों का निर्माण, ठीक है, रसायनों यानी केमिकल, ठीक है दोस्तों, लवण से रसायनों का निर्माण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम, तो पहला हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लवण से जो रसायनों का निर्माण हुआ इन सभी के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो प्रिय छात्रों, पहला हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है दोस्तों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या होना चाहिए, जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। कहने का मतलब देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड है, जलीय विलयन, अब जलीय विलयन यानी H2O, ये जल है जो कि जलीय विलयन है, ठीक है। तो जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, यानी यहाँ पर जो आप विद्युत लिख दीजिएगा, विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, वियोजित यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ देख सकते हैं NaOH, ये है क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ यहाँ पे क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन, जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस, ये क्या होता है, निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से क्या होता है, किसका निर्माण, तो NaOH का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NaOH का निर्माण कैसे हुआ, सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जलीय विलयन से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, तो सोडियम क्लोराइड का हुआ, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की हम उपयोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि एनोड देख रहे हैं, तो एनोड पर कौन सा गैस होता है, Cl2 गैस होता है, ठीक है दोस्तों। एनोड पर कौन सा गैस, यानी क्लोरीन गैस, ठीक है दोस्तों। कैथोड पर कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास क्या होता है, तो कैथोड के पास होता है NaOH का विलयन होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि एनोड पर कौन सा गैस, तो क्लोरीन गैस, और कैथोड पर कौन सा गैस, तो हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास क्या होता है, तो NaOH यानी NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, जो कि ये साबुन में होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं उपयोग के बारे में। तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, तो Cl2 का जो उपयोग होता है, जल की स्वच्छता किस में होता है दोस्तों, क्लोरीन को अगर किस में डालें, जल को साफ करने के लिए, PVC के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज ईंधन में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। NaOH का जो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं, तो ग्रीज हटाने के लिए, यानी जैसे कि कोई धातु है उसमें ग्रीज लग गया, कलर, तो उसको हटाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो साबुन है, साबुन व कागज बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी NaOH का उपयोग किसके लिए किया जाता है, साबुन व कागज बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण और इसके उपयोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, ठीक है दोस्तों, ये विरंजक चूर्ण है। और विरंजक चूर्ण का हम सबसे पहले निर्माण समझेंगे, उसके बाद इसका हम उपयोग समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे शुष्क बुझा हुआ चूना है जो कि CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन की उपस्थिति में क्रिया हो रहा है, तो हमारे पास निर्माण क्या हुआ, CaOCl2 जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण हुआ, और साथ में हमें जल प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अगर कोई कहा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो ये डिफिनेशन लिख करके ये आप दर्शा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसका उपयोग मैं आपको बताता हूँ। तो उपयोग बहुत सिंपल है। वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग में सूती व लैलून के विरंजक के लिए, यानी
समझिए कि अगर कोई सूती कपड़ा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दाग लग जाता है, या लैनिन के कपड़े में बहुत ज़्यादा दाग लग जाता है, ठीक है। तो उस दाग को हटाने के लिए हम विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, यानी जो कागज़ जो होता है ना दोस्तों वो लकड़ी से बनता है, और लकड़ी के मज्जा यानी पाउडर, लकड़ी के जो भूसा भूसा होता है पाउडर, उससे क्या बनता है, ये कागज़ बनता है, ठीक है दोस्तों। तो विरंजक चूर्ण का इसमें भी उपयोग करते हैं। थर्ड हमारे पास है पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। जैसे हम पानी जो पीते हैं और उसमें जो ऐसे पदार्थ यानी ऐसे रोगाणु होते हैं जो हमारे शरीर को यानी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, तो उस पानी में अगर विरंजक चूर्ण को डाल देता है तो जितने भी रोगाणु होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ विरंजक चूर्ण का निर्माण और इसका उपयोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके दोस्तों, और वीडियो को लाइक करते चलना, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी फायदा उठा सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र। और मैं आपको बता दूं कि यह एक दुर्बल और असंक्षारक होता है, यानी ये जो होता है ना बिल्कुल बेकिंग सोडा पाउडर की तरह होता है, और ये दुर्बल होता है। इसको हम जीभ पर रख करके चख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसमें जंग नहीं लगता। असंक्षारक का मतलब इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो बेकिंग सोडा का निर्माण आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी जल और अमोनिया से मिलकर के क्या होता है हमारे पास, इसका निर्माण होता है किसका, तो NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। साथ में हमारे पास ये आता है NH4Cl, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कोई कहे कि बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है तो ये सब बोलना, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और अमोनिया की उपस्थिति में उसका निर्माण होता है बेकिंग सोडा का। अब इसका हम उपयोग जान लेते हैं। तो उपयोग हमारे पास है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जी हाँ, ये जो बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा अलग और पाउडर अलग होता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए देखिए सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया जाता है, बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक अम्ल का भी यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल दोनों मिलकर के क्या बनाता है, बेकिंग पाउडर बनाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। सेकेंड में हमारे पास है यह एंटासिड का संघटक है। जैसे कि इनो वगैरह पीते हैं तो उसी का ये एक भाग है, उसमें भी रहता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारे पास है अग्निशामक में भी इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का। तो आप यहाँ पे देखें बेकिंग सोडा का सूत्र तथा उसका निर्माण और इसका उपयोग। तो आशा करता हूँ यह आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम जानेंगे धोने का सोडा का उपयोग, ठीक है दोस्तों। तो धोने का सोडा का उपयोग सबसे पहले यहाँ जानिए कि धोने का सोडा जो है उसका सूत्र क्या होता है, NaCO3 गुने 10H2। इसको समझ लीजिए, NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट गुने जल के 10 अणु, ठीक है, 10H2 यानी जल के 10 अणु से मिलकर के क्या बना, धोने का सोडा। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है धोने का सोडा का, तो आप देख सकते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु जुड़ करके किसका निर्माण किया, इसका निर्माण किया यानी धोने का सोडा का। तो ये यहाँ पे जुड़ करके निर्माण किया क्या, Na2CO3 गुने 10H2O का निर्माण किया। तो ये हमारे पास है इस तरह से, ठीक है। अगर धोने का सोडा का निर्माण को अगर कोई पूछे तो सिंपल है, प्लस लगा देना, दोनों जोड़ करके निर्माण होता है किसका, तो सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है, तो धोने का सोडा का निर्माण होता है। और इस तरह से सूत्र आप लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका उपयोग जानते हैं। तो उपयोग क्या है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कांच में भी साफ करने के लिए भी किया जाता है, साबुन में भी एवं कागज उद्योग में किया जाता है। सेकेंड हमारे पास घरों में साफ सफाई के लिए कपड़ा वगैरह रखते हैं, उसको साफ करने के लिए भी किया जाता है घर में। तीसरा है जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, ये हमारे उपयोग है, इन सभी में साफ किया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ रही। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम लेते हैं पांचवा, ठीक है, वो हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अब मैं इसको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा कि जिप्सम को 373 के यानी केल्विन, कहने का मतलब 373 केल्विन का अर्थात क्या हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है दोस्तों। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करता है। त्याग मतलब अब जल के जो अणु होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को हम कहते हैं CaSO4 गुने 1/2 H2O कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जो देख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यानी इसके संकेत के रूप में कि CaSO4 × 1/2 H2O, ओके दोस्तों। तो ये हमारे पास ये क्या है, तो यही हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आपसे कोई सूत्र पूछे तो क्या बोलोगे, CaSO4 × ½ H2O, यही ना बोलोगे दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार और फिर से मैं डिटेल से समझाता हूँ थोड़ा। देखिए कि जिप्सम है यानी जिप्सम कोई पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। जिप्सम क्या है, कोई पदार्थ है। और इस जिप्सम को 373 केल्विन, अर्थात 373 केल्विन का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, यही बोलोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है। तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर यह क्या करता है, जल को मतलब बाहर निकाल देता है, त्याग कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो बाहर निकालने के बाद अब जो पदार्थ बचता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो जब त्याग कर देता है तो हमारे पास आता है क्या, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी CaSO4 × ½ H2O, ओके दोस्तों। ये आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ गए। इसमें 300 कोई भी अगर पूछे कि 373 केल्विन का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है दोस्तों। और ये है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। आइए दोस्तों अब मैं इसका उपयोग बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। सफ़ेद चूर्ण का मतलब समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उन्हें सफ़ेद मतलब पाउडर की तरह होता है, सफ़ेद बिल्कुल, ठीक है। चूर्ण यानी पाउडर की तरह होता है, जिसमें जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। कहने का मतलब जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चूर्ण होता है यानी पाउडर होता है, अगर उसमें दोबारा से जल मिलाओगे ना तो वो क्या होगा, पत्थर यानी पत्थर की तरह क्या होगा, वो जम जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जो जमा हुआ पदार्थ निकलेगा ना, जो ठोस निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। देखिए जिप्सम जो होता है ना बिल्कुल ठोस यानी पत्थर की तरह दिखने में लगता है, ठीक है दोस्तों, वो होता है। तो ये होता है, तो जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, ठीक है। मतलब आप कभी जैसे घर वगैरह पेंट करने के लिए है ना, तो उसमें अगर चूने का जो पत्थर होता है अगर उसमें जैसे पाउडर होता है उसमें अगर पानी डाल करके ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो वो फिर ठोस पदार्थ बन जाता है, आपस में जम जाता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है। ओके, अब यहाँ सेकेंड स्टेप आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने में किया जाता है। जैसे कि किसी का हाथ टूट गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका जो बैंड करते हैं तो किसके उपयोग से, मतलब इसी का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही मदद से क्या करते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों में मतलब जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया कि खिलौना तथा सजावटी सामान, जैसे कि मार्केट में कुछ खिलौने होते हैं, सजावटी सामान भी होते हैं, उसमें भी चूर्ण का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास है कि गृह निर्माण इत्यादि, गृह यानी घर के निर्माण, जैसे घर बनाते हैं उसमें भी प्रयोग इसका किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है, यानी कोई भी लवण हो तो कोई भी लवण एक हो जिसके सूत्र यानी एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, यानी जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है और 5H2O, तो यहाँ पे जल का जो देख सकते हैं निश्चित संख्या यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं ये जो हमें प्राप्त हुआ यही हमारे पास है, क्या है, क्रिस्टलन जल है। ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आपसे डिफिनेशन पूछे तो ये लिख करके उदाहरण में आप
दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं प्रिय छात्रों कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो भाई दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये इसमें वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भाई मेहनत को बेकार मत जाने दो। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, खुद अपने बढ़िया से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।